Hello students, good evening to all. Myself Rahul Srivastav, your science educator. So welcome back again to the Chanakya classes, and here the last meet application which you can download from the Play Store, or you can enjoy online learning on YouTube also. So students, now we are going to start a new chapter of class 6 of science, which is water. Here chapter is water. स्टूडेंट्स, वाटर का अर्थ आप सब समझ रहे हैं। वाटर को हम हिंदी में पानी या जल कहते हैं। तो हम पानी या जल कहते हैं। So this chapter is very important for class 6 students and we will discuss all about the water. हम लोग इस चैप्टर में जल के बारे में जानेंगे, समझेंगे ये कैसे अवेलेबल होता है और इसके कौन कौन से यूजेस हैं। So here in this picture you can see the image of water is given and which is very precious resource for our life. पानी जो है स्टूडेंट्स हमारे जीवन के लिए, किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ये एक प्राकृतिक रिसोर्स है जो हमें नेचर से डायरेक्ट प्राप्त होता है। So in this lecture we will read all about the water, from where we get the water, हम लोग को जल कहाँ से मिलता है, what are the uses of water, पानी का क्या क्या यूज है, and how we are getting it from the different sources, इसको हम अलग अलग सोर्सेस से कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में समझेंगे, पढ़ेंगे। So here first of all the introduction of that chapter. Introduction of that chapter will include many things. We will discuss one by one. So suppose students, आपके जो दिन भर का काम है, वर्क थ्रू आउट द डे, आप जो भी करते हैं उसमें पानी का क्या यूज है। When you go to the school, first of all you wake up in the morning, go to the washroom, you brush your teeth, you take bath, your mother cooks food for you, आपकी मम्मी आपके लिए खाना पकाती हैं। इन सभी कार्यों में, इन सभी वर्क्स में पानी का क्या यूज है, पानी को हम किस किस चीजों में यूज करते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर। प्रकृति से मिलने वाला यह बहुत ही उपयोगी एक संसाधन है जिसको हम अपने बहुत सारे कार्यों में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सपोज कीजिए कि आपको पूरे दिन के कार्यों को करने के लिए जो पानी से रिलेटेड है, आपको केवल एक बकेट ऑफ पानी दिया जाए और कहा जाए कि आपको एक बकेट पानी में ही आपकी पूरी दिन की जो भी पानी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करनी है, तो आप कैसे करेंगे? बिकॉज ऑल ऑफ द वर्क्स दैट वी डू थ्रू आउट द डे, दिन के सभी कार्य जो हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो वी यूज इट टू ड्रिंक ऑल्सो, हम पानी को पीने में सबसे पहले यूज करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में 70% वाटर अवेलेबल। जब भी हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं। वी यूज इट टू यूज वॉशरूम, जब आप सुबह वॉशरूम जाते हैं तब आप पानी का यूज करते हैं। व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं तब भी आप पानी का यूज करते हैं। व्हेन योर मदर कुक्स फूड फॉर यू, जब आपकी मम्मी आपके लिए लंच बनाती हैं तो वो कैसे करती हैं?
शी ऑल्सो यूजेस द वाटर, वो भी पानी का यूज करती हैं। When you take bath, जब आप स्नान करते हैं, the buckets and buckets of water you use. So students, you just think कि जो दिन भर का काम है उसको आपको एक बाल्टी पानी से ही करनी है, तो आप कैसे करोगे? So that is what we are going to read, the importance of water. What are the importance of water which are very very essential? ऐसे कौन कौन से काम हैं जो पानी के बिना हम नहीं कर सकते, पानी के बिना हम नहीं रह सकते? So we are going to read all about water lecture. So one by one we will read. Suppose for some reasons your family gets only one bucket of water. किसी कारण से आपको केवल एक बाल्टी ही पानी मिले तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आप तो 3 बाल्टी पानी यूज कर देते हैं नहाने के लिए और आपको एक ही बाल्टी पानी में सारे काम करने हैं, तो दैट विल बी वेरी टफ, काफी मुश्किल हो जाएगा ना। एक दिन भर के काम के लिए एक बाल्टी पानी लेना कितनी मुश्किल हो जाएगी। हम कुछ काम कर पाएंगे, कुछ काम अधूरे रह जाएंगे। So that is why every day for a week, एक सप्ताह के लिए, एक दिन तो छोड़िए, एक सप्ताह के लिए अगर आपको दिया तब आप कैसे करोगे? That will be very tough, वो उससे भी टफ हो जाएगा, वो और भी मुश्किल हो जाएगी। एक सप्ताह का जो समय है आपको एक बाल्टी पानी में ही करना है, so that will be very tough. So we would not be able to cook, आप खाना नहीं पका पाओगे। क्लीन यूटेंसिल्स, आप बर्तन साफ नहीं कर पाओगे। आपकी मम्मी क्या नहीं कर पाएंगी? एक सप्ताह तक एक बाल्टी पानी में वो सब कुछ नहीं कर पाएंगी। They will not be able to wash clothes, आपके कपड़े वो साफ नहीं कर पाएंगी, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म वो साफ नहीं कर पाएंगी। एंड और बाथ एंड अदर एक्टिविटी, आप क्या कर सकते हैं? एक बाल्टी पानी से एक सप्ताह तक स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो एक दिन स्नान करने के लिए 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हियर। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, केवल पीने के अलावा पानी को हम बहुत सारी एक्टिविटीज में यूज करते हैं। वाटर इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट एक्टिविटी। पानी का काम केवल पीना ही नहीं है, ये बहुत सारे यूजेस, डिफरेंट फील्ड्स में इसके बहुत सारे यूजेस। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए भी हम पानी का यूज करते हैं। वी यूज वाटर फॉर मैनी फील्ड्स, इसके बहुतायत प्रयोग हैं, इसके बहुतायत योग हैं। तो we all depend on the same vital substance water, हम सभी क्या हैं? इस पानी पे डिपेंड हैं। all are depend on that water. Diverse by this nature, it is solid, vapor and liquid, और ये इतने वर्सटाइल है, ये इतनी बृहत रूप से प्रेजेंट है, इसको हम तीनों स्टेट में पा सकते हैं। पानी को आप 3 रूप में पा सकते हैं। इसको आप सॉलिड में भी पा सकते हैं, इसे आप ठोस कहते हैं, इसे हम लिक्विड के रूप में ऑलरेडी यूज करते हैं, इसको आप वाटर कहते हैं, और ये वेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसे आप वाष्प कहते हैं। सो दिस इज अ वर्टाइल नेचर ऑफ वाटर, ये इसका बृहत रूप है जिससे हम 3 भागों में बांटते हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा वेपर। So it is diverted into 3 parts. On the earth's surface and within the ground, even changing and giving shape to the dramatic range of natural ecosystem. और ये क्या करता है? नेचुरल इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम, जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी पे सरवाइव करते हैं, रहते हैं, जीवित हैं,
के जीने के लिए, उनके जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। बिना पानी पिए कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता, तो जीवित नहीं रह सकता, वो अपना रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई वी से वाटर इज अ वर्सेटाइल रूप टू आवर अर्थ। पानी जो है वो बृहत रूप से हमारे पृथ्वी में फैला हुआ है और बहुत सारे एनिमल्स इसका अपने डेली यूज में यूज करते हैं। तो हियर फॉर द अर्थ's inhabitants, for the earth inhabitant, diversity of the resource also means great disparities in well-being and developments. As we degrade the quality of our water and modify the natural ecosystems on which people and its life depends, we also threaten our own survival. जब आप पानी को इम्प्योर कर देंगे, जब आप पानी को दूषित कर देंगे, तो वो क्या करेगी, आपके लाइफ को भी अफेक्ट करेगी, उन सभी जीवित प्राणियों को अफेक्ट करेगी तो इसके सहारे जीवित हैं। और ये वर्सेटाइल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर पॉल्यूटिंग इट, हम इसे प्रदूषित कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पानी के वर्सेटाइल रूप की बात करूं तो ये क्या है, ये पूरी डाइवर्सिटी को अपने अकॉर्डिंग सरवाइव कराता है एंड पूरी डाइवर्सिटी इसके द्वारा जीवित है। तो हियर people and life depends, we also threatened our own survival, और ये हमारे जीवित रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। अदर क्रिएचर्स तो जीवित रहते ही हैं, हमारे जीवित रहने के लिए भी पानी बहुत ही आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वी विल सी इन दैट स्लाइड। As we have discussed, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पानी जो है वो 3 रूप में प्रेजेंट है। हमारे पृथ्वी पर जो जल है, जो वाटर है, वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है। पहला फॉर्म है सॉलिड, दूसरा फॉर्म है लिक्विड और तीसरा फॉर्म है वेपर, जो कि हम गैसेस कह सकते हैं। तो water is the most widely occurring substance on this planet. इस अर्थ पे, जो हमारी अर्थ है, आवर मदर अर्थ, उस पे पानी जो है वो एक वर्सेटाइल रूप में, एक बृहत रूप में, एंड यू कैन से दैट इफ दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द 4 पार्ट ऑफ द अर्थ, if you will divide the earth in 4 parts, the 3 part of land is water and 1 part of earth is. So here students, this all shaded part are the water. So prithvi ka third fourth, that fraction will be third fourth of water. Third fourth of earth is water. So here what? It is a widely occurring substance. बहुत बृहत रूप से फैला हुआ सब्सटेंस है। ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसकी साइकिल है, इसको आप वाटर साइकिल कहते हैं, इसको हम लोग अगले स्लाइड्स में, नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Driven by the energy cycle, the circulation of water power most of the other natural cycles and conditions the weather and climate. और इसकी जो वर्टासाइल नेचर है वो वेदर और क्लाइमेट को डिनोट करती है। ड्यू टू दिस the weather and climates interchange. Water has shaped the earth's evolution and continues to fashion its programs. This is the water precipitated from the atmosphere on the land, where it may be stored in a liquid
और सॉलिड फॉर्म। जब पानी पृथ्वी से इवोपरेट हो जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है, तो वो गैसियस फॉर्म में ऊपर उठती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब पानी गर्म होती है तो वो वेपर में कन्वर्ट होती है, और गर्म हवाओं की टेंडेंसी क्या होती है कि वो ऊपर उठती हैं। गर्म हवाएं हल्की होती हैं और वो उनकी टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की, तो वो ऊपर इवापोरेट होके आसमान में जाती हैं एंड दे फॉर्म क्लाउड्स, और वो क्या बनती हैं, बादल बनती हैं, और वहां पे वो कंडेंस हो जाती हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर क्या हो जाती है, क्लाउड्स बन के कंडेंस हो जाती है और वो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं पानी की, वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं हमारी अर्थ पे एंड दैट इज कॉल्ड रेन। इसको हम बारिश या वर्षा कहते हैं। So the water get evaporated, it get condensed and then precipitated. That is called the water cycle. इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स में। So this is what? This is the water precipitated from the atmosphere on land. कहाँ पे प्रेसिपिटेट होके गिरता है, बारिश की बूंदे कहाँ गिरती हैं, बारिश की बूंदे फिर जमीन पे गिरती और वो मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, एंड विच इज द ग्राउंड वाटर। गुड। तो हियर वेयर इट में बी स्टोर्ड इन लिक्विड, जहां पे वो क्या होती है, लिक्विड के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। हमारी जो जमीन है, हमारी जो मिट्टी है, दैट वी हैव, दैट इज ऑन आवर अर्थ, वो क्या करती है, पानी को सोख लेती है और सोख के उसको ग्राउंड वाटर का फॉर्म दे देती है। तो जो पानी प्रेसिपिटेट होके गिरता है जमीन पे, वो स्टोर्ड हो जाता है द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में और सॉलिड के फॉर्म में। इसको आप आइस के एंड कैन मूव लेटरली एंड वर्टिकली एंड बिटवीन वन फेज एंड अनदर फेज, और वो दूसरे दूसरे फेजेस में प्रोवाइड होती रहती है, अपनी रूप बदलती रहती है और लोगों तक पहुंचती है। दैट इज द वाइडली occurring substance, and that's why water is a widely substance which is available for everyone, and that's why we are depending on the water, जो हमारा लाइफ लाइन। here the processes are evaporation, जो मैंने आपको बताया कि जब पानी गर्म हो जाता है वो इवेपोरेट हो जाता है, सूर्य की गर्मी से पानी इवेपोरेट होके वाष्प बन के ऊपर चला जाता है स्काई में, और फिर वहां जाके वो कंडेंस हो जाता है विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वहां जाके वो क्या होता है, क्लाउड्स बन जाता है। यहाँ पे इस फिगर में आप बहुत इजीली देख सकते हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट, द सन। दिस सन is giving heat to that water. इस सूर्य की प्रकाश से, यहाँ जी प्रकाश का जो लाइट जा रहा है पानी में, वो पानी को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। गर्म करने के बाद ये जो इवोपरेट्स होके ऊपर उठ रही है रेज के रूप में, आप देख सकते हैं ये पानी जाके ऊपर में क्लाउड्स बनाती है, एंड इस क्लाउड्स बनने के प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, and that is called evaporation. इसकी जो लाइट जा रही है पानी में और पानी गर्म होके ऊपर उठ रहा है, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। जब पानी क्लाउड्स बन के ठंडा हो रही है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और जो बारिश की बूंदे नीचे गिर रही है, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। So the three processes are here. पानी का गर्म होके आसमान में जाना, इवेपोरेशन। पानी का ठंडा होके क्लाउड्स बनना, कंडेंसेशन। और पानी की बूंदे जब बारिश के रूप में नीचे आती हैं
उसको हम बोलते हैं precipitation. So here it should be, students, and this water can travel at widely differing velocities, usually by practicable pathways which can slowly change within the time. तो क्या होती है, समय के साथ साथ बदलती रहती है. जो पानी प्रेसिपिटेट होके हमारे अर्थ पे आती है वो समय समय पे उसकी फ्लो बदलती रहती है. अगर वो माउंटेन्स पे आती है तो उसकी हाई फ्लो हो जाती है, अगर वो प्लेन्स पे आती है तो उसकी फ्लो स्लो हो जाती है. तो ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पे गिरने के कारण इसका फ्लो बदलता रहता है. We are aware that about 71% of the earth's surface is covered with water. मैंने आपको बताया 3/4 part, 3/4 part of the earth is water. That is, we can say approx 71%. Approx 71%. So here in this figure, you can see the availability of water is shown, that graph. This all blue portion you are watching is the water, which is approx 70.8, which can be calculated as 71%. And rest of that part is showing the land. That means where we use water, how much percentage we are using water. So we are using 12% of water for agriculture, 10% water is under conversion, 7% water is intact, and 0.05% water is human habitation. So students, पानी की इतनी बृहत मात्रा होने के बाद भी, पानी हमारा 3/4 होने के बाद भी, हमारे पृथ्वी का 3/4 पार्ट पानी होने के बाद भी हमें सिर्फ 3% ऑफ वाटर ही फ्रेश मिलता है. दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर. Fresh water is available only 3%. 3% of total water is the fresh water, and out of which only 1% water is drinkable. और इसमें से केवल 1% वाटर जो है वो आपका ड्रिंकेबल है. ड्रिंकेबल वाटर, जो पानी आप पी सकते हैं, इज ओनली 1%. ड्रिंकेबल वाटर जो है वो आपका केवल 1% अवेलेबल है, जबकि फ्रेश वाटर हमारा 3% है. तो रेस्ट वाटर इज salty. Rest water is present in the oceans, the seas. बाकी का जो पानी है वो पूरा पार्ट समुद्र का है. ऐसा पानी जिसको आप पी ही नहीं सकते, मुंह में डालते ही मुंह पूरा नमकीन हो जाए. इट्स टेस्ट इज टू सॉल्टी. ये काफी नमकीन है, काफी खारा है, जिसको आप पी नहीं सकते, और भी वर्क्स में आप इसको यूज नहीं कर सकते. तो सपोज हाउ वास्ट इज द वाटर इज. पानी कितनी दूरी में फैला हुआ है कि इसका 1% हम पीने के लिए यूज करते हैं, फिर भी ये हमें अवेलेबल हो जाता है इजिली. तो स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट, दिस इज द वर्सैलिटी ऑफ वाटर. पानी की मात्रा हमें बहुत ही मिली है, इसे हमें क्या करना है, बचा के रखना है, प्योर रखना. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स. ऐसी संसाधन जो हमें प्रकृति से मिली है. वी आर नॉट पेइंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर. Students, think all the necessary things that we are required, we are not paying for that. जैसे
सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो है एयर, हवा, जिसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। क्या आप इसके लिए कोई पेमेंट करते हैं? आर यू आर पेइंग समथिंग फॉर दिस एयर? नो, this is available all around us. Like water is also a very essential resources. पानी भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक संसाधन है, रिसोर्स है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड वी हैव टू सेव, हमें इसे बचा के रखना है, हमें इसे प्योर रखना है। तो स्टूडेंट्स, almost all the water on the earth is contained in the seas. मैंने आपको कहा ना, सबसे अधिक पानी जो है वो हमारे समुद्रों में है, वो हमारे ओशियंस में है, हमारे रिवर्स में है, लेक्स में है, आइस के फॉर्म में है, और ग्राउंड वाटर। जो भी ग्राउंड वाटर हमारी मिट्टी ने एब्जॉर्ब करके रखा है, we use it to drink, we use it to do our all work. हमें पानी अवेलेबल कैसे होता है? या तो हम चापाकल का यूज करते हैं, या तो हमने घरों में बोरिंग्स कर रखा है। There is a tube well there already. There are wells in the earlier eras. पहले के जमाने में कुआं होता था, लोग कुएं का पानी पीते थे। So that all water were ground water. ये सभी जो पानी हम यूज करते हैं, ये सब पानी के सोर्सेस हमें ग्राउंड वाटर से मिलते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर जो पानी स्टोर्ड है उसे ही हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। एंड इन द एटमॉस्फेयर, और हमारे एटमॉस्फेयर में भी ये क्या है? प्रेजेंट है। ये हमारे एयर में प्रेजेंट है, दिस कॉल्ड वाटर वेपर, जो गैसियस स्टेट में अवेलेबल है। तो पानी के 3 रूप हमने देखा, एक सॉलिड जो आइस के रूप में, एक लिक्विड जो हम रोज देखते हैं, रोज उसका यूज करते हैं, पीने में रोज यूज करते हैं, नहाने में यूज करते हैं, कपड़ा धोने में यूज करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म है। और तीसरा रूप जो है वो हमारी हवा में मिला हुआ है, इट इज मिक्सिंग विद द एयर, वो एयर में मिली हुई है, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। However, most of this water is not fit for human consumption. मैंने बताया आपको, ये सभी पानी को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। Only 3% of fresh water is available, out of which we are using only 1%, जिसमें हम केवल 1% पानी ही यूज। So students, this is the availability of water, how much fresh water we have, how much drinkable water we have, and how much of total water using for daily use. So here 3 states of water, जैसा कि मैंने आपको बताया, it is already clear from the figure. आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सॉलिड स्टेट में वाटर दिख रहा है जो कि आइस का रूप है, दूसरा आपको लिक्विड स्टेट में दिख रहा है जो कि पानी का रूप है, और तीसरा आपके एयर में वाटर वेपर अवेलेबल है, वो आपको गैसेस के रूप में। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर का मतलब है पानी की अवस्थाएं, पानी का रूप, और ये रूप चेंज होता है, इट इज इंटरचेंजेबल। ये पानी का रूप जो है ये चेंज होता रहता है, आइस से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा, फिर आप गैस को कूल करोगे वाटर हो जाएगा, वाटर को कूल करोगे आइस हो जाएगा। तो इट इज इंटरचेंजेबल। So we will read it one by one. First state we are going to read liquid state. The liquid state. पहला फॉर्म जो वाटर का हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है लिक्विड स्टेट। मतलब कि पानी जो है
वो लिक्विड द्रव के रूप में हमें अवेलेबल है, जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज यूज करते हैं। हम इसे पीने में यूज करते हैं, हम इसे नहाने में यूज करते हैं, हम इसे कपड़ा साफ करने में यूज करते हैं। many uses are there in your house. The water is using in many ways. आप बहुत सारे कामों में पानी का यूज करते हैं। तो जो पानी का फॉर्म हमें लिक्विड स्टेट्स में अवेलेबल है उसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेट्स ऑफ वाटर दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ इज अ लिक्विड। जो पानी हमें द्रव के रूप में अवेलेबल है, जो पानी हमें लिक्विड के रूप में हमारे पास है, जिसे हम अपना रोज का काम करते हैं, उसे ही हम लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर कहते हैं। लिक्विड स्टेट ऑफ पानी का द्रव्य रूप। दूसरा स्टेट है स्टूडेंट्स गैसियस स्टेट। जैसा कि हमने फिगर में देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनमें वाटर वेपर होता है। और वाटर वेपर कैसे होता है? अभी हम लोगों ने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था। जब पानी गर्म होकर हवा में मिलती है तो वो इवेपोरेट्स हो जाती है, और हवा में मिलने के कारण उसको हम वाटर वेपर, जिससे यह पता चलता है हवाओं में भी क्या होती है, वाटर की मात्रा होती है, जिसे हम नमी कहते हैं, द ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर इज व्हाट? ह्यूमिड एयर का मतलब है हवा में पानी की मात्रा। अगर हवा में पानी मिली हुई है तो उसको हम ह्यूमिड एयर। तो सेकेंड स्टेट वी आर गोइंग टू रीड द gaseous. So we have learned that on heating water evaporates to form its vapor. जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पानी गर्म होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसका गैसियस स्टेट है। वाटर वेपर इज इट्स गैसियस स्टेट। और जो वाटर वेपर है उसी को हम क्या बोलते हैं? पानी का गैसियस स्टेट। तो हमने दो फॉर्म देखा, पहला लिक्विड स्टेट और दूसरा गैसियस। तीसरा रूप जो पानी का है वो है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब है पानी की ठोस अवस्था, पानी का ठोस रूप। स्टूडेंट्स, और आपने मैटर्स में पढ़ा है कि मैटर्स भी तीन तरह की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और। तो वी आर रीडिंग अबाउट मैटर, water. So that's why it has also three types. The first is liquid, second is gases, and third is solid. Water turns into ice on cooling. मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, जब आप इस पानी को कूल करोगे, when you will cool it, what happen? When you will cool this water, that water will convert into ice. जब आप पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, अवस्था बदल जाती है, वो वाटर से आइस हो जाता है। इसको हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। वाटर इज ऑल्सो अ मैटर, दैट्स व्हाई वी कैन से वाटर हैज ऑल्सो स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइस, जो बड़ा सा आइस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पानी का सॉलिड स्टेट है, पानी की ठोस अवस्था है। तो बाय फिगर इट इज वेरी क्लियर दैट द वाटर हैज थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड। दिस थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरकन्वर्टेबल। देखिए मैंने जो अभी आपको बताया था, ये तीनों क्या है? इंटरकन्वर्टेबल या इंटरचेंजेबल। इसको आप आपस में बदल सकते हैं।
इसके फॉर्म्स आपस में चेंज हो सकते हैं। ये सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको आप गैस से लिक्विड कर सकते हैं ठंडा करके, और लिक्विड से फिर इसको आइस कर सकते हैं। इसलिए हम वाटर को इंटरकन्वर्टिबल, इंटरचेंजेबल, and that is we can change its form one state to another। इसके कारण हम इसके फॉर्म को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वाटर इज अ इंटरचेंजेबल, तो आप कह सकते हैं कि जो पानी है वो इंटरचेंजेबल पदार्थ। तो हियर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर से क्या समझते हैं, मैटर को हम कैसे बदल सकते हैं, मैटर अपना स्टेट कैसे बदलते हैं, हाउ द मैटर इंटरचेंज इट्स स्टेट्स, कोई भी पदार्थ अपना रूप कैसे बदलता है। तो हियर मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब है किसी चीज का गल जाना, मेल्ट कर जाना, पिघल जाना। मेल्टिंग मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मेल्ट कर जाना, का पिघल जाना। तो चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू सब्सटेंस का सॉलिड से लिक्विड हो जाना, सॉलिड 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 से लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड स्टेट में है और वो उससे कन्वर्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग ऑफ द सब्सटेंस। जैसे आइस को आप क्या कर सकते हैं, आइस को आप हीट देके, आइस को आप गर्म करके उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप वाटर बोलते हैं। Ice will be converted to water is process of melting। तो melting is what, किसी चीज का पिघल जाना melting कहलाता है। तो here evaporation और boiling, evaporation क्या है, मैंने आपको बताया कि जब पानी को हम गर्म करते हैं, जब पानी गर्म होती है किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से या हीट से, तो वो क्या होती है, वो वेपर में कन्वर्ट होनी, उसकी जो स्टेट है वो लिक्विड से गैसियस होने। तो इवेपोरेशन कब पॉसिबल है, जब उसको हीट दिया जाए। जब पानी को आप जब हीट दोगे तो वो बॉयल करना शुरू, वो उबलना शुरू हो जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड बॉइलिंग। तो हम बॉइलिंग भी। तो चेंज ऑफ substances from liquid state to gaseous state, किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट्स में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन और बॉइलिंग कहलाता है। जैसा कि हमने वाटर को चेंज करके क्या बनाया, वेपर, वेपर, that is called air। So water is converted to vapor, so that is what, here the water is liquid and vapor is acid। So this change from liquid to gas called evaporation, or in this figure you can see this ice cream getting melts। ये आइसक्रीम जो है ये पिघल के लगता है गिरने। ये क्यों गिरता है, आइसक्रीम क्यों गिरता है पिघल के, क्योंकि उसका जो सॉलिड स्टेट है वो जब आउटर एटमॉस्फेयर में आता है तो उसको हीट मिलती है, और वो हीट के कारण लिक्विड का स्टेट ऑक्युपाई करता है,
लिक्विड का स्टेट फॉर्म करता है, इस कारण वो पिघलना। तो इवापोरेशन इज व्हाट? इवापोरेशन मींस जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, वो इवापोरेट्स होके गैसेस स्टेट्स में आ जाएंगे और ऊपर की तरफ। और बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग मींस व्हाट? बॉइलिंग का भी मतलब है कि पानी के पार्टिकल्स गर्म होंगे और गर्म होके वो वेपराइज हो जाएंगे, पर उठने लगेंगे। So these all processes are related to the water. Now we will here see about transpiration. Transpiration. What is transpiration? Transpiration is the process, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो वाटर को रिलीज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों के द्वारा, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं और पत्तियों के बीच में छोटी छोटी छिद्र होती हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम एस्टोमाटास कहते हैं। एंड थ्रू दैट एस्टोमाटास, इन एस्टोमाटास के थ्रू, आप इस फिगर में देख सकते हैं, these are the holes and these small holes are the estomatas. छोटे छोटे छिद्र जो आपको पत्तियों के अंदर दिख रहे हैं, ये सभी एस्टोमाटास हैं। और ये एस्टोमाटास क्या करते हैं, ये H2O को रिलीज करते हैं। उनके अंदर जो वाटर की मात्रा होती है, जो पानी उसमें अंदर रहती है, उसको वो रिलीज करते हैं और वो पानी क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इट इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द लीव्स एंड स्टीम ऑफ द प्लांट्स। ये पौधों के द्वारा जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। दैट मीन्स कि ऐसा इवेपोरेशन, ऐसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो पौधों के द्वारा होती है, उसको हम ट्रांसपिरेशन। इट इज क्लियर? हियर यू कैन सी द ऑल होल्स आर देयर, दे आर रिलीजिंग द H2O, और ये H2O क्या हो रहा है, इसमें से इवेपोरेट हो रहा है। एंड these holes are called estomatas. These holes are called estomata. S-T-O-M-A-T. स्टोमाटा। और ये स्टोमाटास क्या करती हैं, दे ऑल्सो हेल्प टू ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। ये सांस लेने और सांस छोड़ने में हेल्प करती हैं। किनको? पौधों को, पत्तियों के। एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, में जो इवापोरेशन होता है H2O का, वाटर का, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन, पत्तियों के द्वारा किया गया इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन, जैसा कि हमने देखा ऑलरेडी, कंडेंसेशन में क्या होता है, चेंजेस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। जब पानी इवापोरेट होके आसमान में जाती है तो वहां पे ठंडा होती है और ठंडा होके क्लाउड्स फॉर्म करती है, घने घने बादल, काले काले बादल। और वो बादल क्या होते हैं, फिर पानी के बूंदों के रूप में बरस जाते हैं, बारिश हो जाती है। तो कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इवापोरेशन के बाद जो गर्म वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। आपने किसी ग्लास में आइस रख के देखा होगा, उसके सरफेस पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स क्यों आते हैं? क्योंकि अंदर आइस है जो कि कूल है और बाहर का हमारा जो टेम्परेचर है वो हीट है। तो बाहर की जो एयर्स होते हैं
वो ठंडा होके उस ग्लास के सरफेस पे चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स। आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस ग्लास पे वाटर ड्रॉपलेट्स का एक पूरा वाल दिख रहा है, और यहां पे किसी ने हाथ से लिख के लिखा है कंडेंसेशन। हाउ ब्यूटीफुल इमेज इट इज, कैन सी। कितनी सुंदर पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। आप इसे समझ सकते हैं, पानी जो है, जो हमारे एयर में वेपर के रूप में मिला हुआ है, वो ठंडा कैसे हो, और जब वो ठंडा होता है तो वो ऐसा ही दिखता है। उसको आप क्या कर सकते हैं, तो अपने आप फिंगर से हटा के देख सकते हैं। यू कैन राइट समथिंग ऑन दैट, आप उस पर कुछ लिख भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल प्रोसेसेस आर हैपनिंग इन द नेचर। ये सभी चीजें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे आसपास, हमारे प्रकृति में हमेशा होती हैं। हमको उसे देखने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, very very important that how the water changes its states. आप अपने घरों में भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। आप वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को गर्म करके वाटर कर सकते हैं, वाटर को हीट देके आप उसको वेपर कर सकते हैं, और वेपर को ठंडा करके उसको वाटर, और वाटर को ठंडा करके उसको आइस में भी कन्वर्ट कर। So these all experiments are too friendly and it is available in this. So students, here in that figure you are looking at piece of ice. आप एक देख रहे हो बर्फ का टुकड़ा, और ये क्या है? ये हमारा सॉलिड स्टेट है। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन that we are going to now. So freezing and solidification. फ्रीजिंग का मतलब है किसी भी चीज का ठंडा होना, सॉलिडिफाइड होना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इट्स कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। चेंजेस ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। देखिए, इट्स टू रिटन क्लियरली, सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड स्टेट टू सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना, गैस से लिक्विड होना, लिक्विड से सॉलिड होना। These all changes tells us water can change. पानी जो है वो बदल सकता है, और इट इज इंटरचेंजेबल। इसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा इस थर्ड वाले पॉइंट में, फ्रीजिंग में क्या हुआ? लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जो वाटर था वो ठंडा होके क्या हो गया? आइस का टुकड़ा हो गया, विच इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। तो पानी का सॉलिड स्टेट है। So some points we will discuss about the water cycle. Very very important. Water cycle means what? The cycling of water, the interchangeable of the states of water. पानी का रूप बदलता रहता है, लेकिन वो हमेशा हमारे नेचर में अवेलेबल रहता है। So we will understood this term by the figure first, then I will explain you. So look at that figure. How beautiful figure is. In this figure, this all processes are given. इस फिगर में आपको सारे प्रोसेसेस दिखाए गए हैं। सबसे पहले आप यहां देखेंगे, दिस इज द वाटर बॉडी। ये वाटर बॉडी में पानी का कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ वाटर इज देयर। इस फिगर में आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे पानी कलेक्ट हुआ है, which may be the river, which may be the ocean, sea, pond, lakes, any water body. कोई भी वाटर बॉडी इसमें पानी का कलेक्शन। और ये पानी क्या हो रही है? ये पानी सूर्य के हीट से इवापोरेट हो रही है। यहाँ पे इवापोरेट हो रही है, गर्म होके ऊपर जा रही है। क्लियर?
और ये जब पानी यहाँ से गर्म होके ऊपर जा रही है, इवापोरेट हो रही है, तो यहाँ पे स्काई में आके ये बादल का रूप ले रही है। इट इज बीइंग कंडेंस, कंडेंसेशन इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे ये ठंडा हो रही है और ठंडा होके बादल का रूप फॉर्म कर रही है, और बादल का रूप फॉर्म करने के बाद ये कूल डाउन होके इसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, these are the water droplets, you can see they are falling on the that water body which was already collected. जो पानी ऑलरेडी कलेक्ट था वो इवापोरेट हुआ, आके ऊपर में कंडेंसन हुआ, वो ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद वो फिर हमारे पृथ्वी पे आ गया, विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पानी क्या बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में नीचे गिरने की प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग दिस ऑल प्रोसेस जो पानी यहां से इवोपरेट होके ऊपर गया था वो फिर क्या हुआ, फिर इसी वाटर बॉडी में आ गया, फिर यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब ये फिर इवोपरेट होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगी, वो फिर कलेक्ट हो जाएगा, फिर इवोपरेशन होगा, फिर कंडेंशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, वो फिर स्टोर हो जाएगा। तो ये जो साइकिल चलता रहता है पानी के इवोपरेट होने का, उसको कंडेंस होने का और प्रेसिपिटेट होने का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। दैट इज द साइक्लिंग ऑफ वाटर, दैट इज द इंटरचेंजेबल स्टेट्स। पानी का रूप क्या हो रहा है, बदल रहा है। वो पानी कलेक्ट हुआ है किसी वाटर बॉडी में, और ये वाटर बॉडी आपके रिवर्स हो सकती है, आपका पॉन्ड्स हो सकता है, आपके लेक्स हो सकती हैं, आपके ओशियंस हो सकते हैं, बिग वाटर बॉडीज। तो पानी क्या होती है, वहां से इवोपरेट होती है, इवोपरेट होके आसमान में गई, क्लाउड्स बन गई, वहां से फिर प्रेसिपिटेट होके फिर वाटर बॉडी में आ गई। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो वी विल रीड हियर, इट इज अ सर्कुलेशन। मैंने अभी आपको बताया कि ये सर्कुलेशन है, ये सर्किल के रूप में काम कर रहा है। इवोपरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, फिर इवोपरेट हो रहा है, फिर कंडेंस हो रहा है, फिर प्रेसिपिटेट हो रहा है। So this is the circulation of water through the process of, three process are here. The first is evaporation, पानी गर्म होके स्काई में जा रहा है, उसके बाद वो वहां जाके क्लाउड बन रहा है, ठंडा हो रहा है, और फिर वो रेन के रूप में और स्नोफॉल के रूप में, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट होना, प्रेसिपिटेशन, स्नो के रूप में और रेन के रूप में, फिर वो वाटर बॉडीज में आके स्टोर हो रहा है। So this process called water cycle. Water cycle is like a ring. Ring मतलब, ring means a circular path. Circular path जिसमें क्या हो रही है, वाटर बॉडी से क्या हो रही है, वाटर इवोपरेट हो रही है, कंडेंस हो रही है, और फिर प्रेसिपिटेट हो। दैट इज अ रिंग। रिंग मीन्स एक सर्कुलर पाथ है जिसपे ये प्रोसेस हो रही है। ये सारे प्रोसेसेस एक सर्कुलर पाथ के रूप में हो रही है, के कारण हम इसको क्या कह सकते हैं, वाटर साइकिल इज लाइक अ रिंग। इन नेचर वाटर साइकिल टेक्स प्लेस फ्रॉम सी टू लैंड एंड बैक टू सी अगेन। ये क्या होती है, वाटर बॉडी से उठती है और कंडेंस होके फिर वाटर बॉडीज में आ जाती है, called water cycle. Now here, loss of water by evaporation. आप देखेंगे इवापोरेशन के थ्रू वाटर लॉस कैसे हो। तो ड्यूरिंग द डे टाइम sunlight falls on the water in oceans, rivers, lakes and ponds. तो दिन का समय होता है, उस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो हमारी वाटर बॉडीज में
आता है, पड़ता है पानी पे। एज अ रिजल्ट क्या होता है उससे, वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली इवापोरेट्स इनटू वेपर। और क्या होती रहती है उससे, हमारी पानी गर्म होती है और वो वेपर में चेंज होती है। उससे क्या होता है, हाउएवर द साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। जो समुद्री पानी होता है, मैंने आपको बताया था कि वो काफी खारा होता है, काफी नमकीन होता है। तो जो पानी में सॉल्ट की मात्रा मिली होती है वो तो इवेपोरेट नहीं होती है, वो तो रह जाती है। बस पानी ही केवल इवेपोरेट होता है, क्योंकि पानी ही केवल गैस का रूप ले सकता है, सॉल्ट कैन नॉट टेक इट। तो पानी में सॉल्ट मिली हुई है वो तो रह जाती है। हियर इन दिस फिगर evaporation is taking place, all the sea water are getting evaporated, लेकिन उस पानी में जो सॉल्ट मिला, जो नमक मिली हुई है, इज नॉट गोइंग टू बी इवापोरेटेड, वो इवापोरेट नहीं होती, और वो क्या होती है, स्टोर्ड हो जाती है, बीइंग स्टोर्ड। तो लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, अब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर कैसे लॉस होता है। तो पानी की मात्रा जो पानी की मात्रा हम पौधों के द्वारा इवोपरेट होते हुए देखते हैं उसको हम ट्रांसपिटेशन। तो हियर प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, पौधों को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए ऑब्वियसली। अ पार्ट ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड टू मेक फूड एंड अनदर पार्ट इज रिटेन्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक पार्ट तो प्लांट्स अपने भोजन बनाने में कर लेते हैं, और दूसरा पार्ट जो पानी का यूज करते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में प्रोवाइड कर देते हैं। पौधों में भी टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, आप अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके थ्रू वो क्या करते हैं, पानी को जड़ से लेके तनों तक, फ्रॉम रूट टू शूट, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो पानी का क्या होता है, पानी का यहाँ भी कहीं ना कहीं रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड, वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, किधर, हवा में, टू द एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और बाकी पानी जो होता है उसको पौधे अपने पत्तियों के द्वारा इवापोरेट्स कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन, this is the transpiration process, very important. What is transpiration? Evaporation by the plants, पौधों के पत्तियों के द्वारा जो पानी इवापोरेट होता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो हियर यू कैन सी वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीव्स पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर्स जो निकल रहे हैं ये पत्तियों के स्टोमाटा से, वो क्या है, वो पानी के ड्रॉपलेट्स के रूप में निकल रहे हैं जो एयर में मिक्स हो गए हैं। वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू दी प्लांट्स, और ये क्या करता है, ये रूट टू शूट, ये जड़ों से लेके पूरे तनों तक पानी क्या होती है, अपने पौधे में फैलती रहती है। वाटर एब्जॉर्ब्स बाय द रूट, और कुछ पानी क्या होती है, जड़ों के द्वारा सोख ली जाती है, कुछ पानी जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो these all are the actions of loss of water by transpiration. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये सभी प्रोसेस में पानी का लॉस होता है। तो स्टूडेंट्स, now the next in formation of water by condensation. Formation of water by condensation. कंडेंसेशन के थ्रू पानी का फॉर्म कैसे होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा, जब पानी इवापोरेट्स होके स्काई में जाती है तो वहां पे फिर वो कंडेंस होती है। तो कंडेंसन के थ्रू पानी कैसे अपना फॉर्म चेंज करता है, हाउ द वाटर वेपर चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर, फिर वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होके नीचे गिरता है। हियर स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब पानी ठंडा होती है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, और जिसके कारण वो फिर
हमारी पृथ्वी पे आ पाती है। As we go higher from the surface of the earth, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे हम ठंडा फील करेंगे। What we feel, it gets cooler, वो ठंडा होता जाता है एटमॉस्फेयर। And when the air moves up, it gets cooler and cooler. जो हवाएं चलती हैं तो वो क्या होती है, और ज्यादा ठंडी होने लगती हैं। At sufficient heights, एक sufficient height पे क्या होती है, जब आप एक sufficient height पे चले जाओगे एटमॉस्फेयर में, the air becomes so cool that the water vapor present in it is condensed to form tiny drops of water called droplets. मैंने कहा ना कि जब इवोपरेशन के बाद पानी कंडेंस होने लगती है वो काफी ज्यादा ठंडा होने लगता है। जैसे ही आप ऊपर जाओगे और क्लाउड्स देखते हैं आप आसमान में कितनी ऊंचाई पे होती है, तो वहां की हवाएं क्या होती हैं, काफी ठंडी होती हैं और वो उस बादल को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, हेवी हो जाते हैं और हेवी होने के बाद वो प्रेसिपिटेट होके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन दे फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन, बारिश होती है। एवरीवन एंजॉय द रेन, आप सब एंजॉय करते हो बारिश को। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं इस थ्री प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। पहला जो है इवापोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, पानी गर्म होके आसमान में जा रही है, फिर ये बादल ठंडे हो रहे हैं, ठंडे होके ये क्या हो रहे हैं, पानी के बूंदों में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं और ये फिर क्या हो रहे हैं हमारे वाटर बॉडीज हमारे ग्राउंड पे, और ये फिर ये फ्लो होके हमारे वाटर बॉडीज में आके। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के द्वारा क्या हुआ, पानी जो इवापोरेट हुआ था वो फिर से पानी बन गया। So that is the formation of, students. Now you can see the moving clouds and it's raining. It's raining. How beautiful this image is. So here it is this tiny droplets. ये जो droplets आप देख रहे हो गिरते हुए, ये क्या है, ये droplets जो हैं ये वही वाटर वेपर है जो इवापोरेट हुआ था और क्या हुआ, वो आसमान में जाके ठंडा हो गया, कंडेंस हो गया और उसने वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लिया और फिर वो क्या हुआ, रेन के थ्रू, बारिश के थ्रू वो फिर उस लैंड में आ गया, उसको हम प्रेसिपिटेशन। So how beautiful it is looking. It's raining here. I'm going to enjoy the rain. Good. Here what? It is these tiny droplets that remain floating in the air and appear to us clouds. और ये क्या होते हैं, ये सभी क्लाउड्स, जो भी आप क्लाउड्स देख रहे हैं ये क्या हैं, ये वाटर वेपर के फॉर्म्स हैं। उन्होंने क्या किया है, अपना फॉर्म चेंज कर लिया है एंड दे बिकम, और ये ठंडा हो चुका है और ठंडा होके वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया है और वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के बाद ये बारिश के रूप में है। Many droplets of water come together. देखिए सभी ड्रॉपलेट्स एक साथ हैं to form larger size drops of water, और ये क्या करते हैं, बड़े बड़े से ड्रॉप्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बारिश में बर्फबारी भी होने लगती है, बड़े बड़े से स्टोन्स गिरने लगते हैं, वो क्या होता है, वो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स एक साथ मिल जाते हैं, काफी ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण वो आइस का फॉर्म, and that is what some drops of water become so heavy that they begin to fall as rain, और जिसके कारण क्या होती हैं, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे बारिश के रूप में हमें, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बारिश या बरसात। तो हियर water is form of vapor goes to the air by evaporation and transpiration, form clouds and then come back to the ground। और ये जो फॉर्म है कंडेंसेशन का, ये थ्री फॉर्म्स में हमारे पृथ्वी पे आता है।
कभी कभी तो ये बारिश के रूप में आता है, ये रेन के रूप में आता है, जो आप काफी इंजॉय करते हैं बारिश। दूसरा है हेल, ये बर्फ के रूप में आता है। आप देखते हो कभी कभी बर्फबारी, जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा बर्फबारी होती रहती है। बर्फ, हेल का मतलब क्या होता है? बर्फ, बर्फ, बड़े बड़े से बर्फ के टुकड़े, स्नोफॉल। वहां क्या आपने जम्मू कश्मीर के आपने दृश्य देखे होंगे, विंटर सीजन में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां के पेड़ों पे बर्फ की लपटें पड़ी रहती हैं, बर्फ के चादरें दिखती हैं, बड़े बड़े से पेड़ हैं, पेड़ों पे बर्फ गिर के जमे हुए हैं और वो काफी ब्यूटीफुल दिखता है, काफी सुंदर दिखता है। तो इन दैट इज द form of water which is converted in the process of condensation, जो कंडेंसेशन के कारण क्या हो चुका है? हिल बन चुका है। और दूसरा स्नो, आपने ये देखा होगा ऑलरेडी, स्नो जो है ये भी बर्फ का ही रूप है, जो बर्फ के रूप में पानी हमारे पृथ्वी तक। तो वाटर कंडेंसन होने के बाद, वाटर जो है वो कंडेंस होने के बाद ये 3 फॉर्म्स में हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। पहला है रेन, वेरी यूजुअल, हेल, also a type of ice, and snow, which is also a type of। most of the water fall on the earth as rain, और ज्यादा से ज्यादा पानी जो होता है वो बारिश के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, वाटर बैक टू ओशियन, पानी जो है वो फिर समुद्र में कैसे चला जाता है? जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो पानी इवापोरेट हुआ, जो पानी हमारा इवापोरेट हुआ वो फिर कंडेंस हुआ, बादल का फॉर्म ले लिया, और बादल का फॉर्म लेके वो क्या हो गया? प्रेसिपिटेट होके माउंटेन्स पे आया, और माउंटेन्स से फ्लो करते हुए रिवर्स में, और रिवर्स से फ्लो करते हुए ओशियंस। तो इन दिस फिगर यू कैन सी, पानी का जो फॉर्म है वो इंटरचेंजेबल है, वो बदल रहा है। समुद्र से पानी इवापोरेट हुआ, फिर वो स्काई में जाके कंडेंस हुआ, और वो फिर प्रेसिपिटेट हो गया, और माउंटेन्स के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू नदी में गया, और नदियों के थ्रू वो क्या चला गया? में, सागर में, महासागर में, समुद्र में चला गया। तो water that falls on the land as rain and snow sooner or later gone back to the ocean, वो फिर क्या होता है? फिर समुद्र में चला जाता है। दिस में हैपन इन मेनी वेज, ये बहुत तरीके से होता है, जिसमें हमारा प्रोसेस है इवापोरेशन का, कंडेंसेशन का और प्रेसिपिटेशन। हियर क्लाउड्स फॉर्मेशन, बादल कैसे बनते हैं? मैंने बताया आपको, जब पानी गर्म होता है, when the air moves up it gets cooler and cooler। जैसे आप आसमान में ऊपर जाओगे, जितनी ज्यादा हाइट पे जाएंगे, पानी क्या होगा? ठंडा होता रहेगा। at sufficient heights the air becomes so cool, और हवाएं क्या हो जाएंगी? काफी ठंडी हो जाएंगी, and water vapor present in these condense to form tiny drops of water called droplets, और वो क्या बनाएगी? बादल का रूप, और वो बादल के जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो प्रेसिपिटेट होके बारिश का फॉर्म। इट इज दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन्स फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू एज क्लाउड्स, और जिससे क्या होती है? क्लाउड्स की फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड what are the states of water and how water is essential। हमने इसमें देखा, इस लेक्चर में, पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि कितने फॉर्म्स हैं, और प्रत्येक फॉर्म का क्या यूज, एंड हाउ दे इंटरचेंज, वो कैसे इंटरचेंज होते। हमने ये भी देखा कि वाटर साइकिल के थ्रू पानी का मूवमेंट कैसे होता है। जो पानी होती है वो इवेपोरेट होती है ड्यू टू सनलाइट, फिर वो बादल का फॉर्म लेती है, कंडेंस होती है, उसके बाद फिर वो प्रेसिपिटेट होके फिर हमारी पृथ्वी तक, हमारे वाटर बॉडीज तक पहुंच जाती है।
So students, next की जो slides हैं we will learn in the next lecture. So everyone, thank you so much for taking time and take the class for that Chanakya classes, and the next lecture we will come to the rest topics. So thank you all, thank you so much.